हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक और नई चाइनीज़ फिल्म सीरीज़ को, जिसका नाम है लॉस्ट टू यू। और एक इमोशनल और ड्रामा सीरीज़ होने वाली है। लेकिन इसके पहले एपिसोड का एक्सप्लेन शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे हाइप करना ना भूलें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकेगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं लॉस्ट टू यू के पहले एपिसोड का एक्सप्लेन। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अंधेरे कमरे में एक लड़का खड़ा था जो कह रहा था कि कुछ होमकमिंग्स बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं और इससे आप छुप भी नहीं सकते। और आगे हम देखते हैं कि एक लड़की को कुछ गुंडे गली में बहुत ही ज़्यादा धमका रहे थे और उसे डरा भी रहे थे कि वो उसे पीट देंगे अगर वो उनके पैसे उन्हें वापस नहीं देता। और वो लड़का भी उनसे कह रहा था बहुत ही डर कर। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक दूसरा लड़का भी खड़ा था जो कि सीढ़ियों से उतरते हुए अपना लाइटर चलाते हुए आ रहा था। लेकिन तभी वो लड़का उन गुंडों से कहने लगता है कि अगर उसने तुम लोगों के पैसे नहीं लुटाए तो क्या कर लोगे तुम उसे। और वो गुंडा भी उस लड़के को देखकर कहने लगता है कि एक और बकरा आ गया। लेकिन तभी वो लड़का भी उस गुंडे से कहता है कि देखते हैं कि अंत में कौन मरता है। और वो उसका जला हुआ सिगरेट उस गुंडे के मुंह के ऊपर मार देता है। लेकिन तभी वो गुंडा उसके आदमियों को ऑर्डर करता है कि वो उस लड़के को पीट दे। और वो लड़का और उन गुंडों के बीच में हाथापाई होने लगती है। लेकिन तभी जब वो लड़का उसके गुंडों को पीट रहा था, तभी वो गुंडा आगे आकर उसे नाइफ से मारने लगता है। और वो लड़का भी उसे पकड़ लेता है ज़ोर से, जिसके बाद वो उस गुंडे को भी पीट देता है। और उस लड़के के करीब आकर वो लड़का उससे कहता है, क्या तुम चल पाओगे? और वो डरा हुआ लड़का भी उस लड़के से कहता है कि बहुत-बहुत शुक्रिया, लेकिन तुम्हें तो चोट लगी हुई है। लेकिन तभी वो लड़का उसे कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे इसकी आदत है। लेकिन तभी उस लड़के के पीछे से एक गुंडा उसके पीछे उसे ईंट मारने वाला था, लेकिन तभी वो लड़का नीचे गिर जाता है होश खोकर। लेकिन तभी डर के मारे वो सारे गुंडे भी वहाँ से भाग जाते हैं। और वो लड़का भी उस लड़के को होश में लाने की कोशिश कर रहा था, जिन जिन बोलकर। और आगे हम देखते हैं कि वो लड़का ज़ैन डॉक्टर के सामने बैठा हुआ था, जहाँ पर वो उसके ब्रेन का एक्सरे उसे दिखा रहा था और उसे कह रहा था कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे ब्रेन में एक ट्यूमर है? क्या तुम्हें अक्सर दर्द होता है अपने सर में? और वो लड़का भी अपनी सिगरेट चलाते हुए उस डॉक्टर से कह रहा था कि हेड चेक इससे नहीं होता। लेकिन तभी वो डॉक्टर से कहने लगता है कि हमारे अस्पताल में स्मोकिंग करना अलाउड नहीं है। और आगे वो उसे बताने लगता है कि तुम्हारे हेड चेक की वजह से ही, मतलब जो तुम्हें ये सर में दर्द होता है वो इस ब्रेन ट्यूमर की वजह से ही होता है। लेकिन तभी वो उसे ये भी कहने लगता है कि अगर ये ट्यूमर को नहीं निकाला गया तो तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही साल है। लेकिन तभी वो लड़का उस डॉक्टर से कहने लगता है कि अगर मैं ट्रीटमेंट करने से मना कर दूँ तो क्या होगा? लेकिन तभी वो डॉक्टर भी उसे कहने लगता है कि तुम्हें इसे सोचना नहीं चाहिए इसके बारे में, अगर तुमने ट्रीटमेंट नहीं कराई अपनी। लेकिन तभी वो डॉक्टर उससे कहने लगता है कि अगर तुमने तुम्हारी ट्रीटमेंट नहीं कराई तो तुम्हें इलनेस और पैरालिसिस भी हो सकता है। और जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हारे साथ सिर्फ 2 साल ही है, तुम्हारे पास 1 ही साल रह जाएगा फिर, अगर तुम ये ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं करोगे। लेकिन तभी वो लड़का उसका लाइटर बुझाते हुए कहने लगता है कि 1 साल बहुत है मेरे लिए। लेकिन तभी नर्स आकर डॉक्टर को बुलाने लगती है इमरजेंसी में, और वो डॉक्टर भी जाते हुए उस लड़के से कहने लगता है कि कहीं पर भी मत जाना, तुम्हारे प्रोसेस की हमें करनी पड़ेगी तैयारियाँ, ताकि तुम्हारा ट्रीटमेंट जल्दी से शुरू हो सके। लेकिन तभी वो लड़का उसके अंकल को कॉल करता है और उसके अंकल का सेक्रेटरी भी उसे बता रहा था कि तुम्हारे अंकल अभी मीटिंग में है। और वो लड़का भी उसके अंकल जन को मैसेज करता है कि मेरे लिए एक टिकट बुक कीजिए हांगकांग के लिए। और आगे हम देखते हैं कि वो फ्लाइट में बैठकर उसके गाँव आ जाता है। और वो गाड़ी में उसके अंकल के साथ बातचीत कर रहा था, जहाँ पर उसके अंकल उससे बता रहे थे कि मैंने तुम्हारी सारी स्कूल की इंतज़ाम कर दिए हैं। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम 1 साल वहाँ पर स्कूलिंग करना चाहते हो कंप्लीट अपनी। लेकिन तभी वो लड़का उसके अंकल से कहने लगता है कि मेरे डैड ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा है ना। और उसके अंकल ज़ैन भी उससे कहने लगते हैं कि नहीं, तुम्हारे डैड तो मीटिंग में बहुत ही बिज़ी है। लेकिन तभी उसके अंकल उसे बताने लगते हैं कि उसके गाँव में जो उसका घर था, उसकी नानी का उसके गुज़र जाने के बाद उन्होंने किसी और फैमिली को दिया है वहाँ पे रहने के लिए। लेकिन तुम्हारे डैड का वहाँ पर एक विला है, सी के बीच साइड पे, और तुम वहीं पर रहोगे। और आगे हम देखते हैं कि वो उसकी कैब से नीचे उतर जाता है, जहाँ पर बोर्ड लगा हुआ था कि होंग टाउन में आपका स्वागत है। लेकिन तभी उस बोर्ड को देखते हुए ज़ेन को उसके बचपन की याद आने लगती है, जहाँ पर वो उसके डैड के साथ शहर में जा रहा था और उसकी दादी भी उसे
खिलौना दे रही थी कहते हुए कि अच्छे से रहना। लेकिन तभी इमोशनल होते हुए वो उसकी दादी को कहने लगता है कि मुझे नहीं जाना क्योंकि ये मेरा घर है। लेकिन तभी उसकी ग्रैंडमा से कहने लगती है कि वांग वांग तुम्हें वहाँ पे जाना ही पड़ेगा स्ट्रॉन्ग बॉय की तरह, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी यहाँ पर। लेकिन तभी जल्दी से उसके पापा उसे गाड़ी में बिठा देते हैं ज़बरदस्ती और वो उसकी ग्रैंडमा को ही पुकारता रहता है। और यही सब सोचते हुए वो उसके डैड के विला की तरफ जा रहा था। लेकिन तभी उसके डैड का विला देखने के बाद वो ये कहने लगता है कि उस बूढ़े आदमी के सेम ही घर होते हैं सभी, और वो अंदर चला जाता है। लेकिन तभी अंदर आने के बाद उसे उसके कपड़े मिलते हैं जहाँ पर उसे एक चिट भी मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि अच्छे से पढ़ाई करना और फाइट मत करना बिल्कुल भी। लेकिन तभी वो शर्ट उठाकर देखने लगता है जिसमें लिखा हुआ था कि शूटिया हाई स्कूल। लेकिन तभी वो खिड़की के बाहर फिर से समंदर को देखने लगता है और उसे फिर से उसकी ग्रैंडमा की याद आने लगती है कि कैसे वो इसी समुद्र के किनारे उसके ग्रैंडमा के साथ मछलियाँ इकट्ठा करता था। जिसके बाद उसकी ग्रैंडमा को देखते हुए उसे कहने लगता है कि ग्रैंडमा मुझे आप बहुत ही ज़्यादा पसंद है, आप बिल्कुल इसी वुमन की तरह है। लेकिन तभी उसकी ग्रैंडमा उसे कहने लगती है कि ज़्यादा दौड़ो मत, अगर तुम गुम हो गए तो उस लाइट हाउस के यहाँ पे जाना। और वो उसे ग्रैंडमा से कहने लगता है कि मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और मैं हमेशा आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। और ये सब सोचते हुए ज़ेन उसकी ग्रैंडमा की यादों में ही खोया हुआ था और वो अपने आप से ये कहता है कि क्या मुझे मेरा घर फिर से मिलेगा? लेकिन तभी हम देखते हैं कि दूसरी तरफ वो लड़का समुद्र के किनारे पे बैठा हुआ, लेकिन तभी वो उसके डैड का लेटर लिखते हुए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी हो चुका था। लेकिन तभी वो उसका एरोप्लेन बनाने लगता है, तो दूसरी तरफ ज़ेंग भी उसके हाथ के कागज़ का एरोप्लेन बनाने लगता है और दोनों ही उनके बनाए हुए पेपर के एरोप्लेन्स को हवा में उड़ा देते हैं। लेकिन तभी वो सारे एरोप्लेन्स एक दूसरे के यहाँ पर ही गिर जाते हैं। और आगे हम देखते हैं कि ज़ेन फिर से उसकी ग्रैंडमा की यादों में खो जाता है जब वो उसकी ग्रैंडमा का पुराना घर देखने के लिए आया हुआ था। तभी अचानक ज़ेन उसकी यादों से बाहर आ जाता है क्योंकि उसके पीछे वही लड़का खड़ा था जो उसे कह रहा था कि तुम मेरे घर के यहाँ पर क्या कर रहे हो? लेकिन तभी उस लड़के की बात सुनकर ज़ेन को गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़के से कहता है कि ये बात मैं तुमसे पूछ सकता हूँ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये तो मेरी ग्रैंडमा का घर है। लेकिन तभी वो लड़का उसे कहने लगता है कि क्या तुम ज़ांग वांग हो? लेकिन तभी उसके घर से भी आवाज़ आने लगती है कि ब्रदर तुम वापस आ गए। और ज़ांग भी उसके करीब आते हुए से कहने लगता है कि तो तुमने मुझे पहचान लिया? तुम्हें नर्वसनेस नहीं हो रही क्या मुझे देखकर? क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि मैं यहाँ पर अपना घर वापस लेने के लिए आया हूँ? लेकिन तभी ज़ांग उसे और भी ज़्यादा कड़वी बातें सुनाने लगता है कहते हुए कि तुम कितने शेमलेस हो, तुम्हारी फैमिली एक बूढ़ी औरत से उसका घर छीन लिया। लेकिन तभी वो लड़का ज़ांग से कहने लगता है कि हमने उनका घर नहीं छीना, ये तो बस कानूनी कार्रवाई के तौर पर हमारे पास आ गया था क्योंकि उसके ऊपर लोन था और तुम्हारी ग्रैंडमा ने खुद उसे साइन किया था। लेकिन तभी आगे वो दोनों एक दूसरे के साथ आर्गुमेंट करने लगते हैं और उस लड़के को भी ज़ांग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो उसे कहने लगता है कि दरअसल गलती हमारी कोई भी नहीं है, गलती तो तुम्हारी है, तुम्हारी ग्रैंडमा तो 5 साल तक तुम्हारा इंतज़ार करती रही, लेकिन तुम उन्हें मिलने के लिए भी नहीं आए। और उनकी ज़िंदगी के आखिरी 6 महीने तो बहुत ही ज़्यादा उन्हें तकलीफ़ दिए थे क्योंकि वो हर दिन तुम्हारा ही इंतज़ार करती रही, तब कहाँ थे तुम? लेकिन तभी वो लड़का ज़ांग के करीब आते हुए उसे कहने लगता है कि अब ये मेरा घर है, चले जाओ तुम यहाँ से। लेकिन तभी जब वो दोनों फिर से आर्गुमेंट करने लगते हैं, उसकी बहन घर से बाहर आ जाती है और वो उसकी तरफ एक चीज़ फेंक कर मारती है जो कि ज़ांग के सिर के ऊपर लगती है और वो उस लड़के के ऊपर ही गिर जाता है। लेकिन तभी उसकी बहन उससे कहने लगती है कि मैं ये जानबूझ के नहीं करना चाहती थी, तुम एक्टिंग कर रहे हो, है ना? और वो लड़का भी उससे कहने लगता है कि क्या तुम ठीक हो? लेकिन तभी उसकी बहन भी उससे कहने लगती है कि मुझे तो लगता है कि ये लड़का एक्टिंग कर रहा है और वो लड़का भी उसके यहाँ से हट जाता है जिसकी वज़ह से वो नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी जब वो उसे रोकने के लिए जाता है, तभी वो उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था और आगे जान भी उसे अपने आप से दूर कर देता है, ये कहते हुए कि मुझे टच मत करो। लेकिन तभी उस लड़की की बहन भी जान के ऊपर चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम इसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? इसने तो तुम्हें बचाया अभी। लेकिन तभी ज़ांग नीचे देखता है उस लड़की के हाथ से बिकती किताब को जिस पे द लड़के की तस्वीर लिखी हुई थी। लेकिन तभी वो उसे कहने लगती है कि क्या तुम उस गृहिणी के पोते हो? ज़ांग, मैंने तुम्हारी फ़ोटो देखी है। लेकिन तभी ज़ांग उन दोनों को धमकी देकर वहाँ से चला जाता है कि ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है।
लेकिन तभी उस लड़की का भाई भी वो किताब उठाकर उसकी बहन को कहने लगता है कि तुम्हें ये सब बेल नॉवेल्स ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं है। लेकिन तभी आके हम देखते हैं कि ज़ेन काफ़ी ज़्यादा उस लड़की से बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था और वो किताब देखने के बाद उसे और भी उसके ऊपर गुस्सा आ रहा था कि वो कितना ज़्यादा वियर्ड है और कैसी चीज़ें पढ़ता है। और अगली सुबह ज़ंग तैयार होकर उसके स्कूल में चला जाता है, जहाँ पर उसकी क्लास में वही लड़का ज़िंग्स बैठा हुआ था, बहुत ही कोने में। और वो भी उसके करीब जाकर बैठने के लिए चाहता है, लेकिन तभी उसके करीब एक लड़की उसे कहने लगती है कि वहाँ पे जाकर मत बैठो, वो लड़का बहुत ही ज़्यादा अजीब है। लेकिन तभी वो उसके करीब जाकर उसे कहने लगता है कि हम दोनों फिर से मिल गए। लेकिन तभी ज़ेंग्स उसे कहने लगता है कि मेरे करीब आकर मत बैठो, ये अच्छी बात नहीं है। और वो ज़ेंग भी उसे कहने लगता है कि क्या तुम मुझसे डर गए? लेकिन तभी उन दोनों की बातचीत सुनते हुए सारी क्लास में गॉसिपिंग होने लगती है कि दोनों एक-दूसरे को जानते हैं। लेकिन तभी ज़ैंग उसे कह रहा था कि लड़के तुम अब तैयार हो जाओ क्योंकि तुम्हारे घर में छिनने वाला हूँ। मैंने मेरे लॉयर से भी बातचीत कर ली है, तुम्हें डॉक्यूमेंट जल्दी मिल जाएँगे। लेकिन तभी ज़ैंग उसे कहने लगता है कि तुम्हें सूट करता है और ज़ांग भी उसके करीब आकर उसके कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए उसे कहने लगता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? और ज़ैंग भी उसे कहने लगता है कि तुम बहुत ही अमीर हो कि तुम लॉयर अफ़ोर्ड कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता। और अपना ये हाथ हटाओ मेरे कंधे से। लेकिन तभी जब ज़ेंग उसके सीट पर बैठने वाला था, वो चेयर टूट जाती है और सभी उसके ऊपर हँसने लगते हैं। और ज़ेंग को भी लगता है कि ये ज़िंग्स का काम है। और आगे हम देखते हैं कि पूरे दिन ज़ेंग का कहीं पर भी मन नहीं लग रहा था क्लास में और वो बार-बार ज़िंग के साथ ही खेल रहा था। लेकिन तभी रिसेस होती है और सारी लड़कियाँ ज़ांग वांग को कहने लगती है कि ज़ांग वांग तुम ठीक तो हो? तुम गिर गए थे ना? लेकिन तभी ज़ांग वांग उन लड़कियों से ज़िंग के बारे में बातचीत करने लगता है और वो लड़कियाँ भी उसे बताने लगती है कि वो बहुत ही ज़्यादा टेरेबल है और उसकी फैमिली भी बहुत ही ज़्यादा अभी फाइनेंशियली जूझ रही है, उसे पैसों की ज़रूरत है। लेकिन तभी वो सारे उसके दोस्तों से कहानी सुनाने लगते हैं कि ज़िंग दरअसल एक भूत है और ज़िंग को भी ये सच लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर ज़िंग आकर बैठ जाता है उसकी सीट के ऊपर और वो ज़ांग से कहने लगता है कि उन लड़कों ने तुम्हें मेरे बारे में जो भी बताया बिल्कुल सच है। लेकिन तभी ज़ंग अपने मन में यही सोचने लगता है कि अभी तो तुम्हारी किस्मत मुझसे भी ज़्यादा खराब नहीं है। और वह फिर से उसके ट्यूमर के बारे में सोचने लगता है कि उसके पास बस 1 ही साल है। लेकिन तभी ज़ांग खड़ा हो जाता है क्लास के सामने और ये ऐलान करने लगता है कि वो जेम्स के साथ दोस्ती करना चाहता है। लेकिन तभी आगे हम देखते हैं कि क्लास उनकी खत्म होने के बाद जेम्स घर जा रहा था, लेकिन तभी उसके पीछे ज़ांग भाग पड़ जाता है। लेकिन तभी गुस्से में जिंगसू से कहने लगता है कि आखिर तुम्हें मुझसे चाहिए क्या? और ज़ांग भाग भी से कहने लगता है कि मैं बस उस शख्स को जानना चाहता हूँ जिसने मेरी नानी का घर हड़प लिया। लेकिन तभी आगे ज़ांग भाग उसका पीछा करते हुए बात नोटिस करता है कि सारे लोग उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा बुरी निगाहों से देख रहे थे और उसे बहुत ही ज़्यादा अपशकुनी मान रहे थे। जिसके बाद जब वो एक सामान लेने के लिए दुकान के ऊपर जाता है, वो आदमी भी उसे छूने से मना कर देता है। लेकिन तभी ज़ांग वांग उसे पीछे से पुकारने लगता है कहते हुए कि हे लड़की, तुम्हारे साथ ये लोग ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हैं? और ज़ेंग भी उसके पीछे मुड़कर उसे कहने लगता है कि मैं ज़ेंग हूँ और ये मेरे लिए नॉर्मल सी बात है। लेकिन तभी ज़ांग उसे कहने लगता है कि तुम्हें गुस्सा नहीं आता क्या इन लोगों से? लेकिन तभी ज़ेंग उसे कहने लगता है कि इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? वैसे भी मेरा गुस्सा होने से होगा क्या? लेकिन तभी ज़ांग वांग उसे कहने लगता है कि इन सारे लोगों को मैं पीट सकता हूँ तुम्हारे लिए। लेकिन तभी ज़ेंग उसे कहने लगता है कि तो तुम ये चाहते हो कि लोग मुझसे और भी ज़्यादा डरे। और आगे वो उसे कहने लगता है कि सारे टाउन वाले लड़के मुझे ये कहने लगेंगे कि देखो, ज़ेंग्स ने अपने साथ एक गुंडा बुला लिया है। लेकिन तभी ज़ेंग्स उसे कहने लगता है कि तुम मुझसे दूर ही रहो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लेकिन तभी आगे वो उसे कहने लगता है कि अपनी फैमिली को भी ध्यान दो, तुम्हारी ग्रैंडमदर तुम्हें छोड़ के चली गई और तुम यहाँ पर अपना टाइम पास कर रहे हो। लेकिन तभी ज़ांग वांग भी उसे कहने लगता है कि तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत, तुम मेरी नानी के घर में रहकर मेरे से ऐसे बात कर रहे हो। लेकिन तभी वह बात नोटिस करता है कि ज़ेंग एक रेस्टोरेंट के अंदर चला गया था, जो कि उसकी माँ का रेस्टोरेंट था। लेकिन तभी उसकी माँ ज़ांग वांग को यह देखकर शॉक होती है और उसे कहने लगती है कि ज़ेंग, तुमने तुम्हारे दोस्त को यहाँ पर लाया। लेकिन तभी वो उसका हाथ पकड़ते हुए उसे आदत बनाने लगती है। लेकिन तभी आगे वो उसे कहने लगती है कि तुम यहीं पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए गरम-गरम नूडल्स लेकर आती हूँ। लेकिन तभी ज़ेंग उसकी माँ को कहने लगता है कि दरअसल ये लड़का उसकी नानी का पोता है, यानी कि इसका नाम ज़ांग वांग है। लेकिन तभी जैसे ही ज़ेंग्स अंदर बैठ जाता है, उसके सामने सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन तभी आके उसकी माँ उन दोनों के लिए खाना लेकर आती है और नूडल्स खाते हुए ज़ेंग्स को
सांगवान कहने लगता है कि तुम्हारे लिए साथ ये जो लोग बर्ताव कर रहे हैं, तुम्हारी माँ को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? और जेम्स मुझसे कहने लगता है कि उसे आदत है सबकी। लेकिन तभी जेम्स के माँ के दिए हुए फिश बॉल्स देखते हुए सांगवान को फिर से उसकी नानी की याद आने लगती है कि कैसे ऐसे फिश बॉल्स वो उसके लिए बनाया करती थी। लेकिन तभी वो फिश बॉल उसे उसकी नानी के ही फिश बॉल की याद दिलाते हैं। लेकिन तभी आगे बर्तन होते हुए उसकी माँ से कह रही थी कि जेंग्स ये लड़का तो तुम्हारी उम्र का ही है, तुम्हें से दोस्ती करनी चाहिए, तुम्हारे लिए अच्छा है। लेकिन तभी जेंग्स उसकी माँ को कहने लगता है कि लड़का बहुत ही ज़्यादा इमोशनलेस और हार्टलेस है। तुमने देखा नहीं क्या कैसे उसने उसके ग्रैंडमा को अकेले ही छोड़ दिया था। लेकिन तभी उसकी माँ उसे कहने लगती है कि लड़का तो मुझे अच्छा दिखता है। और जेंग्स भी उसकी माँ को कहने लगता है कि बस हमारे घर हमसे चेन्नई आया है यहाँ पर। लेकिन तभी आगे रात को जब थिंग्स पढ़ाई कर रहा था उसकी वहाँ पर बहन आ जाती है, लेकिन तभी वो उसे ताना मारते हुए कहती है कि तुम आखिर किसके बारे में सोच रहे हो? उसी ग्राम्फी सांगवांग के बारे में क्या? लेकिन तभी आगे उसकी बहन उसे कहने लगती है कि मुझे सब कुछ उसके बारे में पता है, उस लड़के के बारे में। और आज तो पहले दिन उसने अनाउंस कर दिया कि वो तुमसे दोस्ती करना चाहता है। लेकिन तभी जेंग्स उसकी बहन को कहने लगता है कि वो लड़का बस खेल रहा है मेरे साथ। लेकिन तभी उसकी बहन उसे कहने लगती है कि नॉवेल के अनुसार जाए तो तुम दोनों पहले दुश्मन बनोगे और फिर साथी और फिर सोलमेट्स एक दूसरे के लिए। लेकिन तभी जेम्स उसे कहने लगता है कि तुम ये गार्बेज पढ़ना बंद कर दो। लेकिन तभी उसकी बहन उसे कहती है कि ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा छोटी है, तुम्हारी ज़िंदगी में एक स्पेशल इंसान आया है अभी। और आगे हम देखते हैं कि रात को ज़ांग फांग ऐसे ही वॉक कर रहा था, लेकिन तभी उसकी नज़र जेम्स के ऊपर पड़ती है, जो कि एक फैक्ट्री के बाहर था और एक आदमी को अंकल कहकर पुकार रहा था। लेकिन तभी वो आदमी उसे कहता है कि तुम यहाँ पर फिर से आ गए। लेकिन तभी वो आदमी उसे कहने लगता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि ये वक्त बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, मैं स्टूडेंट्स को हायर नहीं कर सकता। लेकिन तभी जेम्स उसे कहने लगता है कि अंकल वांग मुझे पैसों की ज़रूरत है, मेरे सिस्टर की ट्रेनिंग शुरू होने वाली है, 3000 कम है। लेकिन तभी वो आदमी फिर से काम देने के लिए मान जाता है, जो कि एक शिपिंग का काम था। लेकिन तभी आगे जब सिंह उसके ऊपर काम कर रहा था, संग वहाँ से देखा जा रहा था और सारे लोग भी उसके बारे में बातचीत कर रहे थे। लेकिन तभी जंग वहाँ भी उसे देखकर कह रहा था कि कितना डेस्परेट है पैसों के लिए। लेकिन तभी आगे हम देखते हैं कि सिंह काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी तबीयत भी खराब हो रही थी। लेकिन तभी उसे वैसे देखते हुए जंग वंग वहाँ से चला जाता है और आगे हम देखते हैं कि वो उसके घर में आकर शॉवर ले रहा था। लेकिन तभी उसके पीठ के ऊपर बहुत सारे मार्क्स भी थे। लेकिन तभी उसके मैनेजर उसे बता रहा था कि मैंने उस लड़के के बारे में छानबीन की, मुझे पता चला कि उसके डैड ने उसकी फैमिली को छोड़ दिया है और उसकी माँ भी बहुत ही ज़्यादा इलनेस से जूझ रही है और उसका शॉप भी अच्छे से नहीं चलता है और मेडिकल के बिल्स भी बहुत आते हैं, इसकी वजह से खर्चा भी बहुत होता है उनका। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो मार्क्स जिन्स को वो सारा सामान उठाते हुए लगे थे, वैसे ही मार्क्स चांग वांग के शरीर पर भी थे। और आगे हम देखते हैं कि नहाने के बाद चांग वांग बाहर आ जाता है टॉवल पहनकर, लेकिन तभी वो उसके और उसके ग्रैंडमा की बचपन वाली फोटो को देख रहा था। लेकिन तभी आके वो उसे कहने लगता है कि ग्रैंडमा, क्या आपको पता है कि वो लोग आपको पैसों के लिए सता रहे थे, फिर भी आपने उसको अपना घर दे दिया। लेकिन अगर आपको ये बात पता होती, क्या फिर भी आपको उसको वो घर देना पड़ता? आखिर वो घर उसके पास ही चला गया, वो घर जो कि मेरा होना चाहिए था। लेकिन तभी वो उसकी फ़ोटो के पीछे दिखता है जहाँ पर लिखा हुआ था कि ज़ांग वांग, तुम कितने भी दूर चले जाओ, लेकिन ग्रैंडमा हमेशा तुम्हारे साथ ही है, घर पर तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिन्स का भी काफ़ी बुरा हाल हो चुका था, क्योंकि उसने वो सारा हैवी सामान उठाया हुआ था और वो अपनी किस्मत के बारे में ही सोचकर बहुत ही इमोशनल होकर बारिश में भीग रहा था। लेकिन तभी वहीं पर लॉस्ट यू का पहला एपिसोड वहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आपको पहला एपिसोड अच्छा लगा होगा। आपको ये कहानी कैसी लग रही है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा तो इसे हाइप करना ना भूलें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकेगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आप ऐसे वीडियोस को एंजॉय कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।